हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली। तो आप टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, यहाँ पर आपका बहुत ही स्वागत है। तो यहाँ पर हम आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस लेके आए हैं और ये क्लासेस आपकी काफ़ी टाइम से लग रही हैं, ठीक है। और ये हमारा बैच कौन सा है? प्रशिक्षु बैच है, आपको पता ही होगा। और इसमें आपके लिए सब कुछ पीडीएफ फ्री, क्लासेस फ्री, सब कुछ नोट्स फ्री, सब फ्री मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है अपना हिंदी का जो सिलेबस था मैं आपको कराया था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है और उसकी क्लासेस हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है नया सब्जेक्ट लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए। तो आज हम जो है एजुकेशन फर्स्ट के बारे में मैं आपको जो है उसका पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस है, उसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पर हम आज एजुकेशन फर्स्ट का सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली से जुड़ जाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और माफ़ी चाहेंगे हम इतने दिन से क्लास नहीं ले पाए आपके प्रशिक्षु बैच पर, क्योंकि जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चल रही थी तो उसकी प्रिपरेशन कराई जा रही थी, तो इसलिए इसमें जो है हम क्लासेस आपको प्रोवाइड नहीं करा पाए। अब जो है आपके लिए टाइम टू टाइम क्लासेस दी जाएंगी। तो अब आपके लिए बिल्कुल अब आपको जो है सारी क्लासेस टाइम से मिलेंगी और सारे सब्जेक्ट की मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो है सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे इस प्रशिक्षु बैच से और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए हमारे इस प्रशिक्षु बैच को, ताकि वो भी अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपका है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, क्या है? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एजुकेशन फर्स्ट, ठीक है। ये आपका एजुकेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पर ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है। प्रश्न पत्र संख्या कौन सी है? प्रथम है। तो ये पेपर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर में आपके लिए 50 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर जो होगा 50 नंबर का होगा और इसका सिलेबस भी लेंथी है। तो इसको हम अच्छे से करेंगे और अपने हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में मैं आपको सारा समझाऊंगी। लेकिन आप मेरी क्लास टाइम टू टाइम देखें और सारी क्लासेस देखें, ठीक है। आपको सारे पेपर्स में ये हमारा एजुकेशन फर्स्ट और सेकंड है, सारे पेपर्स में इन्हीं चैप्टर जो इस सिलेबस में दिए हैं वो आते हैं। आप चाहे सीटेट ले लीजिए, ले लीजिए या यूपी टेट ले लीजिए या सुपर टेट ले लीजिए, ठीक है, या आपका केवीएस केंद्रीय विद्यालय ले लीजिए। सभी में जो है हमारे एजुकेशन की एक अलग जो है क्राइटेरिया है, उसके मार्क्स अलग हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगी है, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट क्लास होगी यहाँ पर एजुकेशन फर्स्ट की। वैसे तो मैंने हिंदी आपको सिलेबस कराया है, तो हिंदी में हमने सारा सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा मैं जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आती रहूँगी हिंदी में, ताकि हम भूले नहीं, हमारा रिवाइज होते रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पाठ्यक्रम इसका। तो ये आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर जो होगा वो होगा बाल विकास। क्या होगा? बाल विकास, ठीक है। तो बाल विकास में हम पढ़ेंगे बाल विकास का अर्थ पढ़ेंगे, आवश्यकता पढ़ेंगे और उसका क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशव अवस्था हो गई, बाल अवस्था हो गई, किशोर अवस्था हो गई, इसके अंतर्गत होने वाले विकास के बारे में हम जानेंगे कि कैसे कैसे करके हमारा जो है विकास होता है। पहले हम मतलब शैशव अवस्था में होते हैं, फिर हम बाल अवस्था में कैसे आते हैं, फिर हम किशोर अवस्था में कैसे आते हैं। तो इन सारी अवस्थाओं को हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसी जो बाल विकास में होगा शारीरिक विकास, ठीक है। और उसके बाद अगला हमारा चैप्टर इसमें होगा कि मानसिक विकास, बुद्धि और बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण, ठीक है। आईक्यू टेस्ट भी जानेंगे, किस तरीके से हम अपना आईक्यू टेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा होगा वो होगा संवेगात्मक विकास होगा, ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम पियाजे के सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीन पियाजे के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर्स होंगे, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको हमारे साथ पढ़ने में, ठीक है। और बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं ये, आप पढ़ेंगे तो एकदम से आपको लगेगा कि
काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और आपका एजुकेशन की तैयारी ऐसे हो जाएगी कि आपको कभी पता भी नहीं चलेगी, और फिर आपके पेपर आ जाएंगे, फिर आप जो है अच्छे से अपने पेपर दे सकते हैं। तो ये आपके लिए एजुकेशन केवल डीएलएड के लिए नहीं है, ये आपके लिए सीटेट भी आपका निकलवाएगा और आपका यूपी टेट और केंद्रीय विद्यालय में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगला इसमें जो होगा हमारा होगा सामाजिक विकास। हम जानेंगे कि हमारा सामाजिक विकास कैसे होता है। तो हम पूरा ऑल ऑफ अपने बारे में जानेंगे कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, शैशवावस्था ले से किशोर अवस्था तक और पौण अवस्था तक भी, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा पहला चैप्टर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा। इसके बाद जो हमारा होगा इसमें होगा भाषा का विकास, ठीक है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, ठीक है, सृजनात्मकता और सृजनात्मक क्षमता का विकास, ठीक है, ये हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे व्यक्तित्व का विकास की हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका अर्थ जानेंगे, प्रकार जानेंगे, फिर इसके जो प्रकार हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में ये सारे चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस सभी में से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अगला होगा हमारा सब टॉपिक, वो होगा व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके, एक समायोजन के उपाय, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके और समायोजन के उपाय, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। इसके बाद आपका जो आएगा वो होगा वैयक्तिक भिन्नता, ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ जानेंगे, कारक जानेंगे और उसके महत्व के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला आएगा वो आएगा कल्पना, ठीक है, ये कल्पना है जो, ठीक है, इमेजिनेशन, ठीक, ये वो कल्पना नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। फिर चिंता, फिर तर्क का विकास, इन सब के बारे में हम इसका अर्थ जानेंगे और किस तरीके से इसको हम मतलब हमारे विकास में ये अलग भूमिका निभाता है, इसके बारे में भी सब जानेंगे, ठीक है। इसके बाद होगा बाल विकास के आधार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कि हमारे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसका आधार क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे जो होगा इसी में हम जानेंगे बाल विकास के आधार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, फिर देखेंगे फिर देखेंगे वंशानुक्रमण, ठीक है, वंशानुक्रमण। इसके बाद होगा वातावरण में हम पढ़ेंगे पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम पे जो है वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में सब हम डिटेल में जानेंगे। तो हमारे इस टारगेट एग्जाम ओनली से जल्द जुड़ जाइए और यहाँ पर अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है अच्छे से तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा है और आप एकदम से नए हैं, तो आपको सब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा होगा। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा अधिगम सीखना। अधिगम क्या है? सीखना का अर्थ और सिद्धांत। जो अधिगम है उसी को हम कहते हैं सीखना कहते हैं, और इसका हम अर्थ जानेंगे अधिगम का और इसका सिद्धांत जानेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला हमारा सब टॉपिक होगा इसमें होगा अधिगम का अर्थ होगा, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान, ठीक है। तो थकान के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद इसी में हो गई अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, की अधिगम जब हम सीखते हैं तो उसकी कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं। तो उसमें होगा करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, परीक्षण करके सीखना, ठीक है, और परीक्षण करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना। इसके बाद सामूहिक विधि द्वारा सीखना, मतलब समूह में हम जैसे सीखते हैं, और सम्मेलन एक विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह अधिगम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन विधियों को सभी को डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके आएंगे अधिगम के नियम। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक होगा सेकंड चैप्टर का। तो इसमें होगा थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य और गौण नियम होंगे, और सीखने और सिखाने के इसका महत्व बताएंगे हम आपको कैसे होता है। फिर अधिगम के प्रमुख सिद्धांत जानेंगे, और कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता जानेंगे, किस तरीके से अधिगम जो है उपयोगी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारा क्या होगा इसमें टॉपिक। इसके बाद जो है इसी में होगा अधिगम के नियम में होगा, इसमें हम पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक के प्रयास एक त्रुटि का सिद्धांत। ये आपके लिए जो सारे नियम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। आप सीटेट ले लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए,
टीटी ले लीजिए या केबीएस लीजिए या ईएमआरएस ले लीजिए, टीचिंग से रिलेटिव आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सारे आपके जो पेडालॉजी एजुकेशन है, ये सारे सिद्धांत भी आते हैं और सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत देखेंगे, इसके बाद पेवलोव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत देखेंगे, इसके बाद स्कैनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत देखेंगे, फिर देखेंगे कोहलर का सूच एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके बाद जो अगला सिद्धांत होगा वो होगा वायगोत्स्की का सिद्धांत, और फिर लास्ट सिद्धांत हम पढ़ेंगे बूनर का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप जो है अच्छे से पढ़िए, और इसके लिए आपको मेरी सारी क्लासेस जो है टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा, तभी आपको, अगर बीच में अब आप कुछ भी मिस करते हैं तो जो है आपको सिलेबस समझने में और उसे मतलब चैप्टर्स को सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो आप शुरू से मेरे साथ जुड़े रहना और लास्ट तक, जब तक सिलेबस ख़त्म ना हो जाए आपका, तब तक आप जो है अच्छे से पढ़ना, तभी आपको जो है एजुकेशन पे एक अच्छी पकड़ होगी आपकी। ठीक है, और ये आपका 50 नंबर का भी है, आप ये भी याद रखें। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे सीखने के वक्र। क्या पढ़ेंगे? सीखने के वक्र। तो सीखने के वक्र में इसके अर्थ जानेंगे, इसके प्रकार जानेंगे, और सीखने के पठार, सीखने के पठार में भी हम इसका अर्थ जानेंगे, कारण जानेंगे और निवारण जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा होगा सीखने का स्थानांतरण। तो इसमें सीखने के स्थानांतरण में इसका अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, और सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व। ठीक, और इसके बाद अगला हमारा होगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ, प्रकार और महत्व जानेंगे, फिर अभिप्रेरणा की विधियाँ भी सीखेंगे कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, फिर रुचि, सफलता, प्रतिद्वंद्विता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, और जो है खेल है, फिर सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता हो गई। ठीक है, कक्षा का वातावरण हो गया, तो इस सब में हम ये जानेंगे। इसके बाद हमारा होगा सीखने और सिखाने के संदर्भ में विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति और अन्य प्रकार की विद्यालय समितियों के सदस्यों का प्रेरणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो सब चीज़ सीखेंगे, जैसे हमारे विद्यालय में जो जो समितियाँ हैं, प्रबंधन किए जा रहे हैं, सारे जो सदस्य हैं वो किस तरीके से हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में फुल डिटेल जानेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला हमारा क्या होगा। इसके बाद जो है हमारा होगा, ठीक है, इसमें हम फिर देखेंगे ध्यान देखेंगे। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ये सीखने के जो विद्यालय समितियों के सदस्यों की अभिप्रेरणा। इसके बाद हम जानेंगे ध्यान। ठीक है, तो ध्यान का अर्थ जानेंगे, उसके प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं, बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के उपाय बताएंगे, किस तरीके से हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं अपना। ठीक है, फिर रुचि के बारे में जानेंगे, रुचि और फिर रुचि का हम अर्थ जानेंगे, उसका प्रकार, बच्चों को रुचि के परीक्षण देंगे। ठीक है, और उनके रुचि उत्पन्न करने की विधियां बताएंगे कि क्या क्या विधियां हो सकती हैं, अधिगम में रुचि का महत्व और ध्यान एवं रुचि का संबंध क्या है। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अब आगे देखते हैं, अब और क्या बचा है आपका। अब आपका बचा है स्मृति के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? स्मृति। ठीक है, इसका अर्थ जानेंगे, प्रकार जानेंगे, अच्छी स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद जानेंगे विस्मरण का अर्थ जानेंगे, कारण और महत्व जानेंगे, और इसके बाद जो हमारा लास्ट होगा वो होगा सांख्यिकी। क्या होगा? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का अर्थ, महत्व, आंकड़ों का रेखा चित्रण, निरूपण। ठीक है, मध्यिका और बहुलक, ये हमारा मैथ्स का चैप्टर होगा, ये हमारा क्या है? मैथ का एरिया होगा, तो थोड़ा सा आपको मैथ में भी यहाँ पर करना पड़ेगा एजुकेशन में। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर जो है मैंने आपको बताए हैं, सारे चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बताए हैं, सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एजुकेशन में जो है अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो आप सीटेट भी आसानी से इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को जहाँ से जहाँ लोगों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम एजुकेशन फर्स्ट का क्या क्या सिलेबस है और किस तरीके से उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़ना अपना। ठीक है, और जो है
और हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दें ताकि वो भी जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो अब हम जो है कल से अपनी यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया क्या है, तो फर्स्ट टॉपिक में हम बाल विकास के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा जो है, ये नहीं एक क्लास में सारी चीज़ें मैं आपको एक बार में समझा दूँ, नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और हमारे इस प्रशिक्षु बैच में जो है आपको सब कुछ फ्री मिलेगा और आपको PDF मिलेगी। अगर आपको डीएलएड से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो है नंबर दिया है यहाँ पर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न। अब यहाँ पर जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो पहला इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है आपका कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, तो ये किसने दिया है, ये जो है दिया है बेंडूरा ने दिया है। किसने, बेंडूरा ने। तो यहाँ पर पहला वाला हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे हम ये है, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन आप करेंगे तो इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने कैसे किस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो यह है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो भाषा विकास का सिद्धांत है ये हमारा दिया है कोमस्की ने। किसने, कोमस्की ने, ठीक है। तो यहाँ पर आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्रगतिशील शिक्षक के प्रतिपादक हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं, तो कौन है प्रतिपादक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जॉन डीवी। कौन है, जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक कौन कहे जाते हैं, तो वो हमारे वायोगोत्स्की कहे जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो कौन सा यहाँ पर लैब विद्यालय का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रगतिशील विद्यालय, ठीक है। प्रगतिशील विद्यालय जो है, जो जॉन डीवी हैं, इनके लैब विद्यालय कहे जाते हैं। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन हमारा है थर्स्टन एंड लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। तो ये आपको बताना किसके मापन से संबंधित है, तो ये जो हमारा है ये है अभिवृत्ति मापन से संबंधित है। तो यहाँ पर बा वाला राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। 7th नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि का तरल मौजिक मापन किसने दिया है। तो बुद्धि का तरल मौजिक मापन किसने दिया है। आप घबराइए नहीं, ये सारे क्वेश्चन टफ भले हैं, लेकिन जब आप इन्हें पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल में जान लेंगे तो बहुत ही आपको ईजी लगेंगे, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा कैंटेल, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ये हमारा 7th का राइट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है 16 PF का प्रयोग जो है ये व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है, हमारा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए होता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायोगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन सा आधारित है, वायोगोत्स्की के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पारस्परिक शिक्षण, ठीक है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित किया है। तो पहला है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, ठीक है। मारना चाहिए या विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, तो आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा राइट होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
तो मैं बताती हूँ इसमें जो राइट सबसे अच्छा हमारा आंसर होगा वो होगा सा वाला, ठीक है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको अपने माइंड से इजीली हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन सा हमारा सही लग रहा है। बच्चों को मारना थोड़ा है और ऐसा भी नहीं करना कि उनको केवल सुनना है, उनका निरीक्षण नहीं करना है। तो यहाँ पर ये सा वाला यहाँ पर हमारा राइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। तो कौन सा नहीं दिखाता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा संबंध, ठीक है। ये मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो कौन सी अवस्था होती है? तो इसमें आएगी शल्य चिकित्सा, ठीक है। शल्य चिकित्सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका? सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है सृजनात्मकता? ये है आपसी चिंतन से संबंधित हो। तो दा वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी, तो आप क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, ठीक है। तो इन सब जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर हम इनके बारे में फुल डिटेल में जान लेंगे तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को बहुत ही सरलता से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। तो कौन सी भाषा, कितनी भाषाएं निहित की गई हैं 2005 में? तो इसमें जो है हमारी 3 लैंग्वेज रखी गई हैं, ठीक है, 3 भाषा हैं। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं बच्चे और वयस्क? परिवार से, साथियों से, विद्यालय से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी होगा उपयुक्त, सही है। इन सभी से जो है बच्चे सीखते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा टर्मन। क्या है? टर्मन। तो यहाँ पर राइट आंसर सा वाला होगा। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि जड़ बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ वाले बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 71 से कम होती है, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु जो है वो 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो कितनी होगी उसकी बुद्धि लब्धि? बुद्धि लब्धि होगी 125 होगी, ठीक है, 125। तो ये कैसे आई है इसके लिए आप मेरी क्लास देखना, मैं उसमें आपको सूत्र वगैरह सब बताऊंगी कि कैसे बुद्धि लब्धि का हम सूत्र यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है अपनी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे, ठीक है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं तो आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या समुद्रीकरण कार्यक्रम के साथ पढ़ाएंगे, या जब वे चाहें तब पढ़ाएंगे? तो यहाँ पर हम अपना इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ा कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, 2-4 बच्चे, तो हम उनके लिए या पढ़ाएंगे ही नहीं या उनको अलग कक्षा लगा देंगे, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी क्लास का जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से अपने डीएलएड में मार्क्स ला सकें, ठीक है। अब हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैंने आपको बता ही दिया मैं क्या कराऊंगी आपको, ठीक है। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।